गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि सीएफएससी को प्रभावित करने वाले कारक। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफएससी का मान उच्च हो या निम्न हो, ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री पर। जब अष्टफलकीय संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि 2 EG कक्षक जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर के कक्षकों में जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। इसलिए ऐसे संकुलों के लिए सीएफएससी का मान उच्च होता है। ठीक है। फिर दूसरा है आपके केंद्रीय धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इससे भी सीएफएससी का मान बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अतः यदि डी कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले डी कक्षकों में ही भरे जा सके तो सीएफएससी का मान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उच्च ऊर्जा वाले डी कक्षकों में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे सीएफएससी का मान भी उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि डेल्टा का मान। तो किसी संकुल के लिए सीएफएससी का परिकलन जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी यानी कि डेल्टा के मान के आधार पर भी किया जाता है। तो किसी अष्टफलकीय संकुल के लिए डेल्टा ओ का मान जितना अधिक होगा उसके लिए सीएफएससी का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो किसी संकुल के लिए डेल्टा का मान यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान मुख्य रूप से 2 कारकों पर निर्भर करता है। पहला है केंद्रीय धातु आयन और दूसरा है लिगेंड की नेचर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो यदि हम समान ज्योमेट्री और समान लिगेंड की बात करें तो केंद्रीय परमाणु की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में डेल्टा ओ का मान भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल FeH2O का होल 6+3 में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसके लिए डेल्टा ओ का मान 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले अष्टफलकीय संकुल यानी कि FeH2O का होल 6+2 के लिए डेल्टा ओ का मान 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो इसका कारण यह हो सकता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में धातु परमाणु लिगेंड को अधिक प्रभावी ढंग से पोलराइज कर सकता है, जिससे लिगेंड धातु परमाणु के अधिक निकट हो जाता है। यानी कि जब धातु परमाणु पर जो है धनावेश ज़्यादा होता है तो वो लिगेंड को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करता है, जिसके कारण मेटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड लिगेंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, जिससे स्प्लिटिंग भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यदि हम ऐसे संकुलों की बात करें जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तो समान हो लेकिन उनके डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तब डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर डेल्टा ओ का मान कम हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट H2O का होल 6+2 में कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें विद्यमान डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7। तो इसके लिए डेल्टा ओ का मान आया आपके 9,300 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले और 8 डी इलेक्ट्रॉनों वाले निकल के कॉम्प्लेक्स NiH2O का होल 6+2 के लिए डेल्टा ओ का मान 8,500 सेंटीमीटर इनवर्स ही होता है। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम होता चला जाता है। नेक्स्ट है, यदि हम ऐसे संकुलों की बात करें जिनमें केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था तो समान हो लेकिन डी कक्षकों वाले मुख्य कोश की संख्या में ही अंतर हो, यानी कि 3D 4D या 5D ऑर्बिटल किसकी चर्चा हो रही है, तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मान बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे डेल्टा ओ के मानों में भी वृद्धि होती चली जाती है। फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 6+3 में N क्या है, 3, यानी कि कोबाल्ट जो है वो 3D सीरीज से बिलोंग करता है। तो इसके लिए डेल्टा ओ का मान 23,000 सेंटीमीटर इनवर्स होता है, जबकि अगर रोडियम का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं अमोनिया के साथ में, यानी कि 4D सीरीज से बिलोंग करता है आपके रोडियम, और इसके लिए डेल्टा ओ का मान जो है वो 34,000 सेंटीमीटर इनवर्स आता है। और इरिडियम का जब अमोनिया के साथ में कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो कि 5D सीरीज से बिलोंग करता है तो डेल्टा ओ का मान 41,000 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होता है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट है आपके केंद्रीय धातु आयन पर आवेश। ये भी आपके क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो धातु आयन पर विद्यमान आवेश भी डेल्टा ओ के मानों को प्रभावित करता है। धातु आयन पर आवेश की वृद्धि के साथ डेल्टा ओ के मान में भी वृद्धि होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके धातु आयन का आकार, अर्थात धातु आयन संक्रमण तत्वों की किस श्रेणी का है, प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय श्रेणी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संक्रमण तत्वों की 3 सीरीज होती है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए डेल्टा ओ का मान कम होता है, जबकि सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के लिए डेल्टा ओ यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, अर्थात धातु आयन के आकार में वृद्धि के साथ साथ उनके कॉम्प्लेक्सेस के लिए डेल्टा ओ का मान भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके नेचर ऑफ लिगेंड। तो जो लिगेंड डी कक्षकों को T2G एवं EG कक्षकों में अधिक अंतर से विपाटित कर सके उन्हें तो हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जबकि ऐसे लिगेंड जो कि डी कक्षकों को T2G एवं EG कक्षकों में कम अंतर से विपाटित करें उन्हें हम कहते हैं वीक फील्ड या दुर्बल लिगेंड कहते हैं। ठीक है, तो लिगेंडों को दुर्बलता से प्रबलता की ओर जाने वाली श्रेणी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। जो क्या है, सबसे वीक फील्ड लिगेंड है आपके आयोडाइड, उससे ज़्यादा ब्रोमाइड, उससे ज़्यादा सल्फाइड, फिर क्लोराइड, फिर नाइट्रेट, फिर फ्लोराइड, फिर हाइड्रोक्सो, फिर इथाइल एल्कोहल, फिर ऑक्सलेट, फिर एक्वा, फिर EDTA, फिर अमोनिया और फिर पिरिडीन, फिर एथिलीन डाइमीन, फिर डाइपिरिडिल, फिर ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, उससे ज़्यादा NO2- यानी कि नाइट्रो समूह, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है साइनाइड, और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है आपके कार्बोनिल। ठीक है, तो जो अष्टफलकीय संकुल दुर्बल लिगेंडों के साथ बनते हैं वे दुर्बल क्षेत्र या निम्न क्षेत्र संकुल कहलाते हैं। ठीक है, जबकि जो प्रबल लिगेंडों के साथ संकुल बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रबल या उच्च क्षेत्र संकुल, यानी कि स्ट्रॉन्ग या हाई फील्ड कॉम्प्लेक्सेस या स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो यानी निम्न क्षेत्र संकुलों के लिए यानी कि लो फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो आपके युग्मन के लिए जो औसत ऊर्जा चाहिए होती है, यानी कि पेयरिंग ऊर्जा का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी कि पेयरिंग ऊर्जा का मान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, जबकि उच्च क्षेत्र संकुलों के लिए यानी कि हाई फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए जो है पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा होता है और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है और इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर है आपके अष्टफलकीय संकुलों में T2G व EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का भराव अथवा उच्च चक्रण एवं निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण। ठीक है, तो दुर्बल लिगेंड युक्त अष्टफलकीय संकुल बनने में T2G और EG कक्षकों के मध्य ऊर्जा का जो अंतर होता है डेल्टा ओ का मान वो काफ़ी कम होता है। अतः इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता है जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भर जाएं। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि जो है दुर्बल लिगेंड के कारण इलेक्ट्रॉनों का रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है और सभी T2G और EG कक्षकों में हुंड के नियमानुसार एक एक इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। ठीक है, फिर उपयुक्त के विपरीत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो अष्टफलकीय संकुल बनने में T2G और EG कक्षकों की ऊर्जा में पर्याप्त अंतर होता है। इसलिए पहले T2G कक्षक पूरे भरे जाते हैं, उसके बाद में जो है EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ठीक है, तो सारणी को हमने देखा, तो सारणी को देखने से हमें क्या पता चला कि D1, D2 और D3 विन्यास वाले आयन सदैव ही हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, चाहे लिगेंड वीक फील्ड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड हो। ठीक है, फिर दूसरा हमने क्या देखा कि D8, D9 और D10 विन्यास वाले आयनों पर भी लिगेंड की स्ट्रेंथ का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इनमें तीनों T2G कक्षक सदैव ही पूर्ण भरे हुए हैं, तीनों में युग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
फिर शेष बीच के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी कि D4, D5, D6 और D7 के लिए दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग नहीं है होगी, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग हो जाएगी। इस आधार पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो दुर्बल लिगेंड से बने संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। फलतः इनके लिए एस का मान यानी कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान भी उच्च होता है। इस कारण इन्हें हम हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में D4, D5, D6 और D7 विन्यास वाले आयनों से बने संकुलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है। फलतः इनके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी एस का मान कम हो जाता है। इस कारण इन कक्षकों को हम लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, अब है आपके अष्टफलकीय संकुलों की क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। तो अष्टफलकीय संकुल बनने में केंद्रीय धातु परमाणु की तरफ 6 लिगेंड पहुंचते हैं। तो पांचों डी कक्षक जो है वो 2 समूह में विपाटित हो जाते हैं, T2G और EG कक्षक। तो इन दोनों समूह के बीच का जो ऊर्जा अंतराल है वो डेल्टा O या 10dq के बराबर होता है। अतः T2G कक्षकों की जो ऊर्जा है वो 0.4 डेल्टा O या 4dq जितनी कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा 0.6 डेल्टा O या 6dq जितनी बढ़ जाती है। अतः T2G कक्षक में जाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की ऊर्जा 0.4 डेल्टा O जितने कम कर देगा, यानी कि -0.4 डेल्टा O कम कर देगा, जबकि EG कक्षक में जाने वाला कोई इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों की ऊर्जा को +0.6 डेल्टा O बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस और माइनस चिन्ह जो है वो 6 लिगेंडों के प्रभाव से डी कक्षकों की स्प्लिटिंग में क्रमशः ऊर्जा की वृद्धि और कमी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो अब माना कि DX आयन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके यहाँ पर T2G और EGQ है, जहाँ पर P बराबर T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और Q बराबर EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या X बराबर क्या होगी? P + Q। ठीक है, तो इस विन्यास के लिए ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा? T2G कक्षकों में P इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा का ह्रास या ऊर्जा की कमी प्लस EG कक्षकों में Q इलेक्ट्रॉनों के कारण ऊर्जा की वृद्धि। ठीक है, तो इस आधार पर हम ओवरऑल ऊर्जा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि DX आयन के T2G और EGQ विन्यास के लिए इस प्रकार से समीकरण 1 और 2 द्वारा परिकलित ऊर्जा जो है वो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहलाती है, क्योंकि डी कक्षकों के T2G और EG कक्षकों के विपाटन स्वरूप ऊर्जा में कमी करके उनका स्थायीकरण कर देता है। ठीक है, तो उपयुक्त समीकरण जो 1 और 2 द्वारा जो कैलकुलेटेड CFSE में हमने पेयरिंग ऊर्जा पर कोई ध्यान नहीं दिया है, तो उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों के युग्मन में इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के विरुद्ध आवश्यक ऊर्जा को युग्मन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो DX आयन के लिए T2G EGQ विन्यास के लिए दिए हम युग्मन ऊर्जा को भी कंसिडर करें तो CFSE का मान क्या होगा? CFSE का मान होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए -0.4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल, जिसे हम यहाँ पर P कह रहे हैं, प्लस 0.6 गुना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, जिसे हम यहाँ पर Q कह रहे हैं, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा डेल्टा O प्लस MP, जहाँ MP क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर्ड है। ठीक है, तो जो है समीकरण 3 और 4 की सहायता से डेल्टा O और जिसे हम DQ भी कह सकते हैं के रूप में किसी भी विन्यास के लिए CFSE के मान को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से जो है लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के लिए CFSE के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो CFSE के उपयुक्त मानों से क्या स्पष्ट हुआ? यदि डेल्टा O जो है वो पेयरिंग एनर्जी के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि D4 से D7 तक दोनों चक्रण अवस्थाओं में CFSE का मान क्या रहता है? समान रहता है। ठीक है, यानी कि कॉम्प्लेक्स चाहे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, CFSE का मान समान रहता है। लेकिन यदि डेल्टा O का मान P से ज़्यादा है तो जो है आपके यानी कि पेयरिंग एनर्जी का मान कम है, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान कम आता है, जबकि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE का मान क्या होगा? ज़्यादा होता है।
ठीक है, यानी कि CFSE का मान डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अतः आयन जो है वो निम्न चक्रण अवस्था में ही रहना चाहेगा। तो यानी कि जिसके लिए CFSE का मान ज़्यादा रहता है उसके CFSE का नेगेटिव मान जिसके लिए ज़्यादा आएगा, आयन जो है उसी स्टेट में रहना चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके युग्मित हो जाएंगे और निम्न चक्रण अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होगा। अर्थात युग्मन ऊर्जा P की तुलना में यदि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान उच्च हो तो निम्न चक्रण संकुल बनेंगे, और विपरीत के विपरीत यदि युग्मन ऊर्जा P का मान क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O की तुलना में अधिक हो, यानी कि पेयरिंग एनर्जी का मान ज़्यादा हो और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का मान कम हो, तो हायर स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं और इनके लिए CFSE का मान क्या आता है, कम हो जाता है ना। जबकि निम्न चक्रण के लिए CFSE का मान क्या होता है, उच्च हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में आयन जो है वो उच्च चक्रण अवस्था में रहना चाहेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कि जो है यदि डेल्टा O का मान जो है वो कम है और P का मान ज़्यादा है तो CFSE का जो है ज़्यादा ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। इसका मतलब CFSE का मान कम हो गया। जबकि निम्न चक्रण के लिए CFSE का मान जो है वो कम ऋणात्मक प्राप्त हुआ, इसका मतलब CFSE का मान उच्च हो गया। तो ऐसी स्थिति में आयन जो है वो आपके उच्च चक्रण अवस्था में रहना चाहेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव मान आना चाहिए CFSE का, उस स्टेट में आपके कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा और उच्च चक्रण अष्टफलकीय संकुलों का निर्माण होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अष्टफलकीय संकुल की चक्रण अवस्था इस बात पर निर्भर करती है कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा डेल्टा O का मान उच्च है अथवा युग्मन ऊर्जा P का मान उच्च है। P का मान उच्च होने पर उच्च चक्रण और डेल्टा O का मान उच्च होने पर निम्न चक्रण संकुलों का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर CFT के कुछ दोषों के बारे में। तो CFT बताती है कि मेटल एंड लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो कम्प्लीटली आयनिक होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रम यानी कि ESR स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्ड जो है वो 70% आयोनिक एंड 30% कोवलेंट नेचर का होता है। दूसरी जो इसकी कमी है वो है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो केवल D कक्षकों की चर्चा करता है। यहाँ पर S और P कक्षकों का कोई यह कंट्रीब्यूशन नहीं मानता है, लेकिन वास्तव में क्या होता है कि S और P कक्षकों का भी योगदान रहता है। ठीक है, तीसरा जो इसका कमी है कि इस सिद्धांत से यह भी स्पष्ट नहीं हो पाता कि भिन्न भिन्न कॉम्प्लेक्सेस में बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी। और चौथी जो इसकी कमी है कि इसकी भी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पा रहा है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O की तुलना में OH- वीक फील्ड लिगेंड क्यों है, तो इसकी व्याख्या करने में भी यह सिद्धांत असमर्थ है। यानी कि जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ बनाई गई है वो किस आधार पर बनाई गई है, कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऐसा क्यों है, इसके भी बारे में जो है CFT से कोई हमें जानकारी नहीं मिलती है। ओके।